वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर से केमिस्ट्री की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम सभी लोग 11th क्लास का जो पहला लेसन पढ़ रहे थे उसका नाम था रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें मैं आपको 6 पार्ट पूरे दे चुका हूं। आज मैं आपको 7th पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं। जो भी बच्चे मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के इस चैप्टर के नाम से प्लेलिस्ट को खोज ले और उसमें क्रम से पॉइंट टू पॉइंट आपके चैप्टर्स डले हुए हैं, वीडियोस डले हुए हैं। उन वीडियोस को आप क्रम से देख लेंगे तो आपका ये चैप्टर आपको समझ में आने लगेगा। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट यही है कि जिन भी बच्चे ने आज से देखना शुरू किया है, सबसे पहले वो 11th क्लास का सिलेबस देखें, जिससे उनको ये आइडिया हो जाए कि हमें पढ़ाई करनी कैसे है। उसके लिए भी आप प्लेलिस्ट में जा कर के देखेंगे। तो आप सबसे पहले सिलेबस देखिए। सिलेबस के बाद मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था परमाणु संरचना। परमाणु संरचना के मैंने 14 वीडियोस अपलोड किए हैं, क्योंकि उस चैप्टर में कई बच्चों ने कई तरह की समस्याएं बताई थी, जिस वजह से उस चैप्टर को मुझे बीच में ड्रॉप करना पड़ा। मैं अभी आपको जो पहला लेसन पढ़ा रहा हूँ, इसमें 6 से लेकर की और 10 तक की जितनी केमिस्ट्री आपने पढ़ी है, उससे कहीं ज़्यादा केमिस्ट्री आप यहाँ सीखोगे केवल एक लेसन में। और जब आपका ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं परमाणु संरचना के बाकी बचे हुए पोर्शंस को अपलोड करके चैप्टर को फिनिश करूँगा। इस तरह से आपको 2 चैप्टर्स पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। मैंने आप सभी लोगों के बेसिक्स को बनाने के लिए रासायनिक सूत्र कैसे बनाएं, इस पर भी मैंने 2 वीडियोस अलग से डाले हुए हैं। आप प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें और आप तत्वों के बारे में समझ पाएँ, इसके लिए मैंने आवर्त सारणी को भी बताया है 2 वीडियोस में, जिसमें मैंने आपको ये भी बताया है कि आवर्त सारणी को हम कैसे याद कर सकते हैं, कैसे याद रखते हैं और कितना याद रखना चाहिए। तो जो भी बच्चे 11th क्लास के जुड़े हुए हैं, वो सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो इतनी सारी चीज़ों को पहले प्लेलिस्ट में देख लें, उसके बाद रिदम बनाएं। मैं इतना कंटेंट दे चुका हूँ कि जो बच्चे रेगुलर नहीं हैं, वो अगर रेगुलरिटी बनाएंगे तो उनको 1 महीना रेगुलरिटी बनाने में लग जाएगा। इसलिए जितनी चीज़ें मैं बताता हूँ, उतनी चीज़ों को आप क्रम से देखते चलिए और अपनी कंटिन्यूटी मत तोड़िए, ठीक है। मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि मैं आपको वीडियोज़ प्रोवाइड कराऊँ, बट कभी कभी वीडियोस बना नहीं पाता हूँ, टाइम की शॉर्टेज रहती है, जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं दे पाता हूँ। बट उसके लिए भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करूँ। मगर वीडियोस देना ये मेरा काम है, मैं देता जा रहा हूँ, बट उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। अगर आप पढ़ोगे तब तो आपका पढ़ना सार्थक है, नोट्स बनाओगे तब तो मतलब समझ में आता है। मगर कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो कहानी की तरह सुनते हैं। ये बाहुबली पिक्चर थोड़ी ना है कि आपने देखा और आपको समझ में आ गई, आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। इसलिए आप सभी बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी पेन लेकर के बैठा करें और वीडियोस को क्रम से और पूरा देखा करें, क्योंकि इस वीडियोस में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि आप ड्रॉप कर दोगे और आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। देखो, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, ये 11th क्लास केमिस्ट्री का जो पहला लेसन है, उसी के अंतर्गत का टॉपिक है और इस चैप्टर का नाम है रासायनिक संयोग के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। रासायनिक संयोग के नियम वैसे तो आपने 9th और 10th क्लास में खूब पढ़े होंगे और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। 9th 10th क्लास में आपने खूब पढ़े होंगे, मगर समझ में कुछ नहीं आया होगा, मुझे पता है नहीं आया होगा। और अगर आ गया होगा तो आपने केवल डेफिनेशन पढ़ ली होगी या 1-2 एग्जाम्पल पढ़ लिए होंगे और आपका काम निकल गया होगा। ये जो वीडियो है ये 9th 10th के बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जो भी बच्चे रासायनिक संयोग के नियम को सीखना चाहते हैं, वो क्रम से मेरे 2 से 3 वीडियोस देखिएगा। इनमें मैं पूरे रासायनिक संयोग के नियम को कंप्लीट करूँगा। रासायनिक संयोग के नियम क्या होते हैं, पहले तो आप ऐसे समझिए कि वैज्ञानिकों ने बहुत सारी रिएक्शंस की स्टडी करी। एक रिएक्शन की स्टडी से काम तो चलता नहीं है, तो उन्होंने 5 रिएक्शन, 10 रिएक्शन, 50 रिएक्शन, 100 रिएक्शन, हज़ारों रिएक्शन की उन्होंने स्टडीज़ करी। और स्टडीज़ करने के बाद उन्होंने देखा कि ये अभिकारक है, ये रिएक्शन हो रही है, इस तरह से प्रोडक्ट बन रहा है। तो उन्होंने रिएक्शन की स्टडीज़ करी और स्टडीज़ के आधार पर उन्होंने कुछ रिज़ल्ट निकाले, परिणाम निकाले और उन परिणामों के आधार पर कुछ नियम दिए। उन नियमों को हम बोलते हैं रासायनिक संयोग के नियम। नियम एक रिएक्शन से नहीं निकलता है, कई सारी रिएक्शन की उन्होंने स्टडी करी होगी और उन स्टडीज़ के
अनुसार जो भी आपका नियम निकला उसको उन्होंने नाम दिया रासायनिक संयोग का नियम। अब रासायनिक संयोग के नियम में हम लोगों को 7 नियम पढ़ने हैं। इनमें से 5 बहुत फेमस है तो सातों पढ़ेंगे हम। तो आप देखिए, सबसे पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा होता है स्थिर अनुपात का नियम, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, या इसी को बोलते हैं स्थिर संगठन का नियम, नाम होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। उसके बाद होता है गुणित अनुपात का नियम, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। चौथा होता है व्युत्क्रम अथवा तुल्य अनुपात का नियम, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल या फिर लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रपोर्शंस। उसके बाद चौथा के बाद 5वां है गैलुसैक का नियम, या जिसको बोलते हैं गैलुसैक्स लॉ। उसके बाद है वर्जिलियस की परिकल्पना, या जिसको बोलते हैं वर्जिलियस हाइपोथेसिस। और लास्ट वन है एवोगाड्रोस लॉ, या जिसको बोलते हैं एवोगाड्रो का नियम। तो ये 7 नियम रासायनिक संयोग के नियम के अंतर्गत हम सभी लोगों को पढ़ने हैं। मैंने आपको क्या बताया, वैज्ञानिकों ने किसका अध्ययन किया, रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया, केमिकल रिएक्शन का अध्ययन किया। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं और भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की मात्र अवस्था बदले, उसका केमिकल कंपोजिशन ना बदले, उसको हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे जल है, अगर हम उसको बर्फ़ में बदल देंगे, ठंडा कर देंगे, तो वो बर्फ़ में बदल जाएगी। तो जल लिक्विड था, बर्फ़ सॉलिड है, बट है तो वो जल है, तो उसका कंपोजिशन तो H2O ही है। तो ऐसे परिवर्तन में जिसमें केवल फिज़िकल स्टेट चेंज होती है, भौतिक अवस्था परिवर्तित होती है, उसकी कोई केमिकल कंपोजिशन उसका चेंज नहीं होता है, उस परिवर्तन को हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय का मतलब है पानी से बर्फ़ बन गया, बर्फ़ से फिर पानी बन जाएगा, मतलब दोनों दिशाओं में चल सकते हैं। तो भौतिक परिवर्तन रिवर्सिबल होते हैं, उत्क्रमणीय प्रकार के होते हैं। भौतिक परिवर्तन के बाद हम लोग बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। तो रासायनिक परिवर्तन में हमने क्या बताया कि ऐसे परिवर्तन जिसमें कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ में परिवर्तित हो जाए, कोई पदार्थ सीधा दूसरे पदार्थ में परिवर्तित हो जाए, और जो बनने वाला उत्पाद है उसके जो गुण हैं वो शुरुआती पदार्थ के गुणों से क्या हों, डिफरेंट हों, अलग हों। तो उस परिवर्तन को हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे दूध है, आप उसका टेस्ट करके देख सकते हैं। अब दूध से हमने दही बना दिया, तो दही जो बन गया उसका टेस्ट अलग है, उसके गुण अलग हैं, दूध के गुण अलग हैं। अब अगर हम सोचें दूध से दही बन गया, दही से फिर दूध बन जाए, तो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे परिवर्तन जो केवल एक ही दिशा में हों, अनुत्क्रमणीय प्रकार के हों, एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ तो बन जाए मगर दूसरे पदार्थ से पहला पदार्थ वापस ना बने, ऐसे परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन आप सभी लोगों ने पढ़े हैं, मैंने रिकॉल कर दिया। मैंने कुछ बोर्ड पर एग्जाम्पल लिख रखे हैं, आप जल्दी जल्दी सोचिए और बताइए कि कौन सा परिवर्तन किस प्रकार का होगा। सबसे पहला देखिए, हमने लिखा है जल का वाष्पन, मतलब जल को हम वाष्प में बदले। आप खुद सोचो, वाष्प को अगर ठंडा कर देंगे तो फिर से क्या बन जाएगा, जल। देखा भी होगा आपने, कुकर की जब सीटी आती है तो उसमें से भाप निकलती है, उस भाप को आप किसी थाली पर रखिए तो वो भाप इसके ऊपर गिरेगी और ठंडी होकर के लिक्विड के तौर पर नीचे गिरेगी। तो जल से भाप का बनना और भाप से फिर जल का बनना उत्क्रमणीय है, रहेगा तो वो जल ही। तो ये कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। उसके बाद देखिए बर्फ़ का गलना, अभी बताया भौतिक परिवर्तन है। उसके बाद है मोम का पिघलना। आप खुद देखो, मोमबत्ती आप जलाते हो, मोम पिघल जाती है, और जो पिघलती है अगर उसमें आप फिर से कोई धागा डाल करके फिर से जलाओगे तो वो फिर से मोमबत्ती बन जाएगी। तो इसका मतलब मोम का पिघलना भी कैसा हो गया, भौतिक परिवर्तन। तो ये ऊपर के ये चौथा परिवर्तन और देख लीजिए, किसी वस्तु का गर्म होना। आप देखो घरों पे जाते हो, छत पे अभी गर्मी खूब तेज़ पड़ रही है, छत पे जाओगे आप पैर रखोगे तो आपके पैर जलने लगते हैं, मगर रात में जाओगे तो आप देखोगे तो ठंडी हो जाती है छत। तो हमने क्या देखा, दिन में वो गर्म होता है और रात को वो ठंडा होता है। तो इसका मतलब ऊष्मा अवशोषित भी हो सकती है, ऊष्मा निकल भी सकती है। अगर कोई केमिकल चेंजेस नहीं हो रहे हैं तो इस तरह के वस्तु का गर्म होना भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। तो ये जो ऊपर के जो चार हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, भौतिक परिवर्तन। इसमें अवस्था बदल रही है मात्र, और कोई भी केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की।
ये उदाहरण कुछ और देखिए, दूध से दही का बनना भी बताया। दूध से दही तो बन सकता है, मगर दही से दूध दोबारा नहीं बन सकता है। लोहे पर जंग का लगना, लोहे पर अगर एक बार जंग लग गई और आप सोचो कि जंग जो है वो फिर से लोहे में बदल जाए, तो पॉसिबल नहीं होता है, अपने आप पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ये भी रासायनिक परिवर्तन है, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। जल का वैद्युत अपघटन मतलब हुआ कि जल में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित कर दें इलेक्ट्रोड लगाते हुए, तो जल दो चीज़ों में टूट जाएगा, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। अब अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को परस्पर संपर्क में लाएं और सोचें अपने आप जल बन जाए, तो अपने आप जल नहीं बनता है। तो इसका मतलब जल का विद्युत अपघटन भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। पदार्थों का अपघटन, एक उदाहरण देख लो। ये हमारे पास एक पदार्थ है पोटेशियम क्लोरेट, इसका नाम होता है पोटेशियम क्लोरेट, इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट। अगर इस पोटेशियम क्लोरेट को गर्म कर दें तो ये किस में टूट जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन गैस में। आप बताओ, ये पदार्थ था गर्म करने पर, ये जो त्रिभुज बना रहता है इसको बोलते हैं गर्म करना। ये कोई पदार्थ था, इसको गर्म करने पर हमने KCl और ऑक्सीजन बनाया। अब अगर हम KCl और ऑक्सीजन की रिएक्शन करा दें तो अपने आप ये नहीं बनता है, मतलब अनुत्क्रमणीय टाइप का चेंज है। तो ये भी परिवर्तन कैसा हो गया, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। तो आप सभी लोगों ने सबसे पहले यही सीखना था कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं, रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया गया और उनके जो परिणाम प्राप्त हुए, निष्कर्ष प्राप्त हुए, उनको नियमों में परिवर्तित कर दिया गया, जिसको हम बोलते हैं रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम में हम सबसे पहले बात करते हैं किसके, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की। देखिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम में आप ऐसा समझिए, सबसे पहले द्रव्यमान संरक्षण के नियम में क्या बोला गया कि द्रव्यमान जो है वो अविनाशी है। मतलब द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। मतलब कोई भी एक रासायनिक अभिक्रिया अगर हो रही है तो उस अभिक्रिया में जितना द्रव्यमान अभिकारकों का होगा उतना ही द्रव्यमान उत्पादों का होगा। मतलब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान में सामान्य तौर पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इस नियम को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। बहुत ध्यान से, बहुत सिंपल नियम है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम बड़ा सिंपल सा है कि अगर हम देखें कि रिएक्शन में जितना अभिकारक है, जितना अभिकारक का द्रव्यमान है, उतना ही द्रव्यमान किसका होगा, उत्पाद का होगा। मतलब रिएक्शन के दौरान द्रव्यमान में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। इस द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कुछ एक जगह पर अपवाद भी मिलते हैं और वो अपवाद होते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन में, जिसको हम बोलते हैं नाभिकीय अभिक्रिया। जैसे आप लोगों ने नाभिकीय अभिक्रिया देखी होगी, हमने बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन पढ़ा हुआ है ना। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, कोई भारी कोई भारी तत्व जो है वो टूट जाता है तो उसको हम बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। और जब दो हल्के तत्व जुड़ जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन। जो हमारा परमाणु बम होता है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, और जो नाभिकीय संलयन है उस पर आधारित होता है हमारा हाइड्रोजन बम। या फिर सूर्य की जो ऊर्जा का जो स्रोत है वो कौन सी प्रक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन का मतलब है दो हल्के तत्व जुड़ करके बड़ा तत्व बनाएं। और नाभिकीय विखंडन, विखंडन मतलब टूटना, बड़ा तत्व टूट करके हल्के हल्के तत्वों में टूट जाए तो उसको हम बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय विखंडन हो या नाभिकीय संलयन हो, दोनों ही प्रक्रियाओं में ढेर सारी एनर्जी निकलती है। तो वो एनर्जी अपने आप नहीं निकलती है। आपको पता होना चाहिए, एक आइंस्टाइन का रूल होता है E बराबर mc²। E बराबर mc², ये होता है आइंस्टाइन का नियम। और इस सूत्र से m जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। कुछ लोगों को याद रहता है E बराबर mc², इसको बोलते हैं आइंस्टाइन का इक्वेशन। E बराबर mc², ये बहुत जेन्युइन इक्वेशन है। आप थोड़ा सा सोचिए कि किस हद तक ये फ्रूटफुल है। आप थोड़ी देर के लिए सोचो, हमारे पास कोई वस्तु है, हमने कहा वो वस्तु गायब हो गई, तो वो वस्तु गायब ऐसा नहीं होगी कि गायब हो जाएगी। क्यों, वस्तु है, उसमें द्रव्यमान है और द्रव्यमान गायब तो हो नहीं सकता। हाँ, मगर ऐसा कुछ अगर सोचो, अगर हो जाए ऐसा, मैं नहीं कह रहा हूँ हो गया, अगर सोचो ऐसा कि वो द्रव्यमान इमीडिएटली ऊर्जा में बदल जाए, पूरा का पूरा द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाए, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, वो पदार्थ वहाँ से गायब हो जाएगा। और थोड़ी देर के लिए सोचो, जहाँ ऊर्जा है वहाँ पर वो ऊर्जा संग्रहित हो जाए और वो द्रव्यमान में कन्वर्ट हो जाए, तो मतलब वो चीज़ वहाँ पर क्या हो जाएगी, बनाई जा सकती है। तो इसका मतलब कोई भी वस्तु कहीं पर गायब भी हो सकती है और कहीं पर जहाँ एनर्जी है वहाँ पर कोई वस्तु प्रोड्यूस भी हो सकती है। तो किसी भी वस्तु का गायब होना, उत्पन्न होना, ऐसा कुछ भी पॉसिबल हो सकता है अगर एक
विस्तृत लेवल पर अगर हम खोज करें, अध्ययन करें। खैर अभी तो ऐसी चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये मैं केवल आपके सोचने का दायरा बढ़ा रहा हूँ कि हाँ इस तरह से सोचा जा सकता है। अब ऐसा क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, ये बात की चीज़ है, इस पे मैं इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, मगर मैं केवल इतनी सी बात बता रहा हूँ कि द्रव्यमान ऊर्जा में बदल सकता है, ऊर्जा द्रव्यमान में बदल सकती है, तो E बराबर mc² से ऐसा चेंजेस हो सकता है। तो जो ऑर्डिनरी रिएक्शंस होती हैं, जो सामान्य रिएक्शंस होती हैं, उनमें हम जनरली ये देखते हैं कि जितना अभिकारक का द्रव्यमान है उतना ही उत्पाद का द्रव्यमान है, द्रव्यमान में कोई चेंजेशन नहीं होता है। बट कुछ ही रिएक्शंस को छोड़ दिया जाए, नाभिकीय अभिक्रियाओं का अगर हम स्पेशली स्टडी करें तो हम देखते हैं कि उसमें तो द्रव्यमान की बहुत ज़्यादा क्षति होती है। मतलब अभिकारक का द्रव्यमान ज़्यादा है, उत्पाद का द्रव्यमान कम है, और जो द्रव्यमानों का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस से हम ऊर्जा का प्रोडक्शन करते हैं, एनर्जी बनाते हैं, और वही एनर्जी आगे चल करके परमाणु बम के तौर पर जो एनर्जी निकलती है वहाँ पर आप समझ सकते हो, या फिर नाभिकीय विखंडन जो सूर्य से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है वो ऊर्जा कहीं ना कहीं द्रव्यमान क्षति की वजह से ही आती है। तो इस तरह से हम द्रव्यमान क्षति के आधार पर यह कह सकते हैं कि जो नाभिकीय अभिक्रियाएँ होती हैं उनमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम नहीं लगता है, मगर जो ऑर्डिनरी रिएक्शंस हैं उनमें द्रव्यमान संरक्षण के नियम को हम लगा सकते हैं। अब हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम का एक उदाहरण लेते हैं, उस उदाहरण से आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हो। तो देखो उदाहरण को हम लिखते हैं। देखिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम को मैंने भाषा के रूप में लिख दिया है, आप सभी लोग नोट्स बनाने के दौरान आप इसको लिख सकते हैं। देखो जो चीज़ बोली है वही लिखी हुई है। इस नियम के अनुसार द्रव्य, या जिसको हम बोलते हैं मैटर, मैं बता चुका हूँ मैटर क्या होता है। द्रव्य या पदार्थ जो है वो अविनाशी है। द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, अतः किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन के उपरांत किसी भी द्रव्य या पदार्थ का कुल द्रव्यमान उतना ही रहता है जितना अभिक्रिया से पूर्व में था। ठीक है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का कुल द्रव्यमान क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। ये भाषा है, आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये नियम हमने फिर बताया कहाँ पर अपवाद है, नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए ये नियम लागू नहीं होता है, मतलब वहाँ पर द्रव्यमान की क्षति हो सकती है। बाकी जगहों पर सामान्य तौर पर ऐसा देखा जाता है कि जो नियम है वो है पूरी तरह लागू रहता है। अब देखो इसका मैं एक प्रायोगिक सत्यापन बता रहा हूँ, इसको आप ध्यान से समझिएगा। देखो ये हमारे पास एक दो नली हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं, एच आकार की नली कहते हैं। इसमें से ये जो ऊपर की तरफ है ये कॉर्क है, इसको खोल के हमने इसमें क्या भर दिया, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन। सिल्वर नाइट्रेट आप सभी लोग सूत्र जानते हो ना, सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, AgNO3 पढ़ाया था। देखो मैंने कल आपको याद कराया था। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का व्यापारिक नाम क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, देखता हूँ कितना याद है। सिल्वर नाइट्रेट जो होता है उसका सूत्र है AgNO3, हमने एक नली में ले लिया, और जो दूसरी नली है उसमें हमने सोडियम क्लोराइड का विलयन लिया। सोडियम क्लोराइड का विलयन हमने इस नली में भर दिया। सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, NaCl। इसका व्यापारिक नाम क्या होता है ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इनकी दोनों को अलग अलग नलियों में ले लिया। अब हमने कॉर्क बंद कर दिए। बंद करने के बाद अब इस नली को हम खूब जोर से हिलाएंगे तो ये विलयन यहाँ जाएगा, ये विलयन यहाँ जाएगा, मतलब इन दोनों की आपस में क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी, और रिएक्शन होने से हमें दो उत्पाद मिलेंगे। एक उत्पाद होगा AgCl, AgCl को क्या बोलते हैं, सिल्वर क्लोराइड, इसका नाम होता है सिल्वर क्लोराइड। और एक और पदार्थ बनता है NaNO3, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट, इसका व्यापारिक नाम क्या होता है ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। सोडियम नाइट्रेट, ये चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन NaCl से कराई तो AgCl और NaNO3 मिला। अब देखो हमने ऑब्जर्वेशन क्या लिए, प्रयोग जब हमने किया तो हमने क्या देखा कि AgNO3 हमने शुरुआत में कितना लिया था, 17 ग्राम, 17 ग्राम। हमने NaCl कितना लिया था, 5.85 ग्राम। तो अगर हम बोलें कि बताओ अभिकारकों का कुल द्रव्यमान कितना हो गया, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान हमने कितना लिया, तो आप कहोगे जोड़ दो, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। 17.0 में 5.85 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22.85 ग्राम। मतलब जो हमारा रिएक्टेंट था, अभिकारक था,
उसका जो द्रव्यमान था वह कितना था 22.85। अब जब हमने प्रयोग किया तो हमने कुछ निष्कर्ष भी निकाले। निष्कर्ष ये निकाला कि हमारा जो AgCl बना वह कितना बना 14.5 ग्राम। जो बन गया उसको हमने निकाल लिया, तौल दिया। तो सिल्वर क्लोराइड कितना बना 14.5 ग्राम, और जो सोडियम नाइट्रेट था वह कितना बना 8.5 ग्राम। कितना बना 8.5 ग्राम। तो आप बताओ हमारा उत्पाद कितना बना। तो हम क्या लिखेंगे, उत्पाद का कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, इनको जोड़ दो 14.5 और 8.5, इनको हम जोड़ देंगे। सॉरी 14 पॉइंट में गलत लिख दिया, यहाँ पे लिख दीजिए 14.8 है, 14.8 ग्राम है, और ये 8.05 है, मैं गलत लिख दिया 8.05 है। ठीक है, तो अब हम जब इसको जोड़ेंगे तो 14.8 और 8.05 जब हम इसको जोड़ेंगे तो आपका जोड़ने के बाद हमारा आंसर कितना हो जाएगा 22.85 ग्राम। तो देखो हमने देखा कि हमारी रिएक्शन जब शुरुआत हुई थी तब हमारा अभिकारकों का कुल द्रव्यमान कितना था 22.85, और जो हमारी रिएक्शन हो गई तो जो प्रोडक्ट है उसका जो टोटल द्रव्यमान आया वह कितना आया, तो 22.85 आया। तो इस तरह से हमने देखा कि इस रिएक्शन में द्रव्यमान अपरिवर्तित है, जितना द्रव्यमान अभिकारकों का है उतना ही द्रव्यमान उत्पादों का है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि होती है, या यह अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। तो आप इसको लिख दोगे पूरे कंटेंट को प्रयोग के साथ, रिएक्शन के साथ, और आंकड़े बताते हुए ये लिख देना लास्ट में। इस तरह से होता है कि रासायनिक अभिक्रियाएं द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती हैं। तो उम्मीद है आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम तो समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह से बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग नियम है स्थिर अनुपात का नियम, और आगे के जितने भी नियम हैं, इन नियमों को मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। आप गैप मत करिएगा। फिर से एक ही चीज़ कहता हूँ कि आप गैप मत करिएगा। आपको जब भी वीडियो मिलेगा आप उसको बाकायदा लिखते चलिए और अपनी पढ़ाई नॉर्मल में साथ में रखते चलिए। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड कराऊँ। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों तक ज़रूर भेजिए, लाइक कमेंट भी किया करिए। थैंक यू वेरी मच।